हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप कि सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है सादगी IAS PCS में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी एग्जाम के लिए, और ये हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है रेगुलेटरी एक्ट पढ़ चुका है, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ चुका है, 1786 का एक्ट पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1813 ईस्वी का अधिनियम, यानी चार्टर। चार्टर जिस तरह के हमने पहले ही कह चुका है, ये चार्टर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक फरमान होता था, और इसका वैलिड 20 ईयर्स के लिए होता था। दोस्तों, इसके कुछ बिंदु है, ये सारे प्रीलिम्स में आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट। ये था, ये क्वेश्चन आपका उस पर ऑप्शन में दिखाऊंगा। कह रहा है कि कंपनी के भारत पर व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इट मीन्स इस एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार शब्द को पहले ही मैं बता चुका हूँ। एकाधिकार मतलब आपका किसी चीज पे मोनोपोली होना, मतलब आप अपने हिसाब से उसको डील करते हो, दूसरे का उसमें कोई चांस लगने नहीं देते हो, मौका लगने नहीं देते हो, उसको मोनोपोली कहते हैं। तो भारत में दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार कर रही थी, तो उस समय उसका मोनोपोली था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे अन्य व्यापारी भारत पे व्यापार उसके अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। इसी को कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। तो क्या हुआ ना दोस्तों कि ये 1813 ईस्वी में ये एक्ट आया कि कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार है भारत में, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया गया। राइट। उसके बाद कहा गया कि जो भी ब्रिटिश के अन्य व्यापारी है, अगर वो चाहे तो भारत में जाके बिजनेस और व्यापार कर सकते हैं, उसमें कंपनी कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके। और एक चीज इसके पास रहने दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी मतलब क्या? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट। कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा ये तो समाप्त कर दिया गया, बट तुमको एक फैसिलिटी देके रखते हैं हम, चीन के साथ तुम्हारा मोनोपोली बरकरार रहेगा। मतलब भारत के साथ तो मोनोपोली खत्म कर दिया। कंसेप्ट क्लियर कर लेना आप, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, बट इसका चीन के साथ जो व्यापार होता था उसके मोनोपोली को बरकरार रखा गया कि चीन में अगर कोई भी जाए व्यापार करने के लिए, तो इनके आदेश या इनके अनुमति के बिना नहीं जा सकता। तो चीन के साथ इसका मोनोपोली बरकरार रहा। तथा एक वस्तु इसके लिए खास कर दिया गया। मतलब कहा कि भारत में व्यापारी तो व्यापार करने आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे बिजनेस करने, बट एक वस्तु ऐसा है जिसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से इसका अनुमति देगा या फिर इसको डील करेगा। वो क्या था? चाय। कहा कि चाय का व्यापार जो है, बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के, बिना उसके रजामंदी के आप चाय का व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इट मीन्स कि दो चीजों पे इनका मोनोपोली रहा। एक क्या? चीन के साथ व्यापार, और दूसरा क्या? चाय के साथ व्यापार। इसका एकाधिकार बना रहा, ये आपको याद रखना है। किस एक्ट के तहत? 1813 के तहत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि UPSC के एग्जाम में पूछा गया था, ब्रिटिश संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, जो कंपनी ने जो जिन क्षेत्रों पे अपना कब्जा, मैंने कहा पहले ही कि भारत के पूरे हिस्से पे कंपनी का कब्जा नहीं था, कुछ कुछ जगह पे ही था। राइट। तो कंपनी के जिन क्षेत्रों पे कब्जा था, अधिकार था, उन जगहों पे ब्रिटिश संप्रभुता यानी ब्रिटिश सॉवरेनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और डिक्लेयर कर दिया गया कि ये ब्रिटिश का क्षेत्र है पूरी तरह। पहले तो नामकरण किया गया था ना 1784 में, क्या कि ब्रिटिश जो कंपनी का जो क्षेत्र होगा, कंपनी ने जो कब्जा करके रखा, वो प्लेस अब ब्रिटिश एरिया टेरिटरी कहा जाएगा, ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाएगा। बट अभी क्या क्या, अब पूरा मजबूती के साथ कहा दिया गया, ये अब इस पे सर्वसर्वा इस क्षेत्र का मालिक कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। राइट। इस पॉइंट को आप याद रखना। उसके बाद आप देखो इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया? ईसाई मशीनरी, अब बार बार पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजन होगा। मशीनरी मतलब धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारक को ये अनुमति दिया गया कि वो इस बहाने से भारतीय लोगों को प्रबुद्ध करे। प्रबुद्ध तो एक बहाना था दोस्तों, कुछ नहीं आता अर्बुद्ध प्रबुद्ध। ये लोग अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए ये प्रबुद्ध के बहाने भारत आया था। इनको अनुमति दी गई कि जाओ और कहो कि वहां के लोगों को हम लोग शिक्षित करेंगे, इंटेलिजेंट करेंगे, दिमाग देंगे। लेकिन आप बताओ कि क्या इंडियन हमारे इतने भी थे कि उनके
उनसे मजबूर थे कि उनसे प्रबुद्ध होना इंडियन की मजबूरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक बहाना था, प्रबुद्धता के बहाने ईसाई मशीनरी जो है इंडियन के बीच अपना धर्म का प्रचार करने लगे, तो उसको ये अनुमति दी गई, राइट। उसके बाद का अगला पॉइंट, ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी व्यवस्था दी गई। कहा गया कि भारत के सभी क्षेत्र में नहीं, मतलब अब देखो इस चीज को, मान लो ये इंडिया है, राइट। अब इंडिया के पूरे क्षेत्र में नहीं, जितने क्षेत्र में कंपनी का कब्जा है वहां जो लोग बसते हैं, वहां के जो खास पर्टिकुलर लोग हैं, उन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए व्यवस्था किया गया कि उनके बीच पश्चिमी शिक्षा को प्रचार प्रसार किया जाए। इस कानून ने स्थानीय सरकार को यह अधिकृत किया कि वह लोगों से टैक्स वसूले, और जो लोकल गवर्नमेंट होता है, इट मीन्स कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटेन से शासन कर रही थी, उसके अंडर में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बट उसके बाद भी जो छोटे छोटे रजवाड़े थे जो उनके कब्जे में थे, उनको भी एक क्षमता दिया गया। ब्रिटिश जो बोर्ड था, जहां जहां मतलब क्षेत्र क्षेत्र पे जो बटा हुआ था, उसे भी ये क्षमता दिया गया कि आप क्या काम करो, जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र है वहां पे आप क्या काम करो, टैक्स वसूल कर, टैक्स वसूल करो, और अगर कोई टैक्स नहीं दे तो उसे आप क्या करो, दंडित करो। यह प्रावधान दिया गया था 1813 में। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1813 में दोस्तों क्या किया गया था, पहली बार कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया भारत में, याद रखना भारत में, बट भारत में चाय के साथ एकाधिकार बरकरार रखा गया कि चाय का व्यापार बिना कंपनी की अनुमति कोई नहीं कर सकता। उसके बाद एक और अधिकार दिया गया, उसको एकाधिकार बरकरार रखा गया कि चीन के साथ कोई भी व्यापार करे तो कंपनी के बिना अनुमति के कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। तो 1813 के ईस्वी के अनुसार, और यह भी कहा गया कि ब्रिटिश जो व्यापारी है उनके लिए व्यापार के रास्ते भारत के लिए खोल दिए गए, राइट। उसके बाद कहा गया कि ब्रिटिश संप्रभुता को और स्ट्रांग किया गया, मतलब जिस क्षेत्र पे कंपनी की कब्जा थी भारतीय क्षेत्र में, उस जगह पे अब मजबूती के साथ कहा गया कि ये ब्रिटिश क्षेत्र है और ब्रिटिश का ये संप्रभुता है इसमें। तीसरा पॉइंट कहा गया दोस्तों कि ईसाई मशीनरियों को भारतीय लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए भेजा गया, और कहा गया कि तुम जाओ उन्हें प्रबुद्ध करो, अनुमति दी गई उसे, बट ये प्रबुद्ध का एक बहाना था, वो अपने धर्म प्रचार के लिए आए थे। साथ ही लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार था उन्हें यह अनुमति दी गई, उन्हें प्राधिकृत किया गया कि आप जो है अपने लोगों से टैक्स वसूलो, अगर वो टैक्स ना दे तो उसे आप क्या करो, दंडित करो। और एक बिंदु था दोस्तों कि जो ब्रिटिश एरिया के जो कंपनी के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे, उस वहां के जो भी लोग हैं उनके बीच आप वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी करो। तो इन सब बातों से हमें समझ में आया कि ज्यों ज्यों चार्टर बनती गई त्यों त्यों कंपनी के नियम कानून भी बदलते गए और ब्रिटिश सत्ता भारत में स्ट्रांग होते गया। चलते आगे की क्लास फिर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।